हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 एमडीसी पेपर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स का ऑलमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो मैराथन होने वाली है, मतलब एक ही वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। और मैं क्वेश्चन के थ्रू सारा सिलेबस भी कवर करा दूंगी। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेते हो, ये वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स लिया एमडीसी में, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट वीवीआई वीडियो होने वाली है। तो हम लोग इस वीडियो में इस पेपर का टोटल 12 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये 12 का 12 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको सारा कंप्लीट करके जाना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफिकेसी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ, आइडल सेल्फ एंड आउट सेल्फ विद एग्जांपल्स। Question number 3, explain William James concept of self and Cooley's looking glass self. Question number 4, explain Carl Rogers theory of self and Huygens self discrepancy theory. Question number 5, explain Erickson's psychological theory of social identity theory, Zappel and Turner. Question number 6, discuss culture and self, individualistic versus collectivistic and the role of social media in shaping self. Question number 7, explain social perception, impression formation and attribution theory. Question number 8, explain the stereotypes, prejudice and biases with examples and their effects. Question number 9, discuss communication, verbal and non-verbal and Johari window in self-awareness. Question number 10, explain conflict management styles, Thomas Gilman model and the role of empathy and perspective taking. Question number 11, explain self-regulation and self-management, goal setting, time management, stress management. Question number 12, explain Goleman's emotional intelligence model and the role of resilience and mindfulness in self development. क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। टोटल आपका 12 क्वेश्चन था और इसका आंसर मैं आपको एकदम ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन तो कुछ समझ आया नहीं है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन को कराती जाऊंगी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। और ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जो कुछ भी दिया हुआ है बिल्कुल ईजी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप एकदम आराम से वीडियो को देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफिकेसी। तो आज हम इस क्वेश्चन के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है सेल्फ। और ये टॉपिक जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये जो सेल्फ है, यही आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। तो ये सेल्फ होता क्या है? तो आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, उसी को सेल्फ कहते हैं। हम पूरे डिटेल में इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आंसर का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट देमसेल्व्स व्हिच इंक्लूड्स देयर थॉट्स, फीलिंग्स, एबिलिटीज एंड बिहेवियर। दिस अंडरस्टैंडिंग नोन एज द सेल्फ। द कॉन्सेप्ट सेल्फ plays an important role in shaping a person's personality, confidence and overall development. A positive sense of self helps a person to achieve success and maintain good mental health. तो अब सबसे पहले आप एक सिंपल सा सवाल सोचो कि जब आप अकेले होते हो तब आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या आप सोचते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, ऐसा कुछ? या फिर कहीं आप ये सोचते हो कि मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, मैं बिल्कुल भी तेज नहीं हूँ, ये सब मुझसे होगा ही नहीं। तो जो भी आप अपने बारे में सोचते हो ना, वही आपका सेल्फ है। तो सेल्फ का मतलब सिर्फ मैं कौन हूँ ये सब नहीं होता, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो आपके दिमाग के अंदर चलता रहता है। इस सिस्टम में आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके बिलीव्स और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस सब इंक्लूड होते हैं और ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है। मतलब आप जैसे अपने बारे में सोचते हो, आप जैसा अपने बारे में सोचते हो, आप वैसा ही बिहेव करने लगते हो और फिर जैसा बिहेव करते हो वैसा ही रिजल्ट आने लगता है। जैसे अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर आप उसे कर लोगे आसानी से। प्रॉब्लम्स आएंगी बट आप कर लोगे। बट वहीं एक तरफ कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी, वो अगर सोचता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो वो कभी कर ही नहीं पाएगा। तो जैसा सोचा वो वैसा बनेगा और फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, क्योंकि जब पहले से ही सोच लिया कि मुझसे होगा ही नहीं, तो फिर वो ट्राई ही नहीं करेगा। बट वहीं पहले वाला जो इंसान है वो सोच चुका है कि हाँ ठीक है मुझसे हो जाएगा, तो वो ट्राई तो करेगा ना एटलीस्ट। और ट्राई करेगा तो ट्राई करने में फिर दोनों पॉसिबिलिटीज है, होगा भी नहीं भी होगा। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो है वो सोचेगा कि नहीं मुझसे होगा ही नहीं, ट्राई ही नहीं करेगा, तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगा ही नहीं कि होगा नहीं होगा, कुछ बनेगा ही नहीं।
तो क्या डिफरेंस दोनों के नॉलेज का था? नहीं, सेल्फ बिलीफ का था। पहले को सेल्फ था, मतलब सेल्फ बिलीफ था तो वो कर जाएगा, बट दूसरे को नहीं था, डाउट था, तो फिर उससे नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा-सा और डीप में समझते हैं कि सेल्फ का नेचर क्या होता है। तो सेल्फ जो है वो आपकी पर्सनैलिटीज़ को शेप करने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आगे आपको लिखना है मीनिंग ऑफ सेल्फ। द सेल्फ रेफर्स टू द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन हैज़ अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एबिलिटीज़। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ how a person sees and understands themselves. It includes a person's beliefs, values, attitudes, experiences. The self guides a person's behavior and helps in decision making. तो सेल्फ का मतलब होता है कि आप खुद को कैसे देखते हो और अपने बारे में क्या बिलीव रखते हो। ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, बल्कि एक इंटरनल सिस्टम है जिसमें आपके थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस सब कुछ आता है। और यही एक सिस्टम है जो आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप बिलीव करोगे कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आप नेचुरली कॉन्फिडेंट बिहेव करोगे। और अगर आप बिलीव करने लगोगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो फिर नेचुरली भी वैसा ही होता जाएगा। अब आपको लिखना है नेचर ऑफ सेल्फ। द सेल्फ हैज सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है डायनेमिक नेचर। द सेल्फ इज नॉट फिक्स्ड, सेल्फ फिक्स्ड नहीं होता। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। एज अ पर्सन लर्न्स एंड ग्रोज, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ ऑल्सो चेंजेस। तो सबसे पहला है कि सेल्फ डायनेमिक, मतलब ये चेंज होता रहता है। आपके एक्सपीरियंसेस के साथ आपकी थिंकिंग भी चेंज होती है। जैसे पहले आप स्टेज से डरते होगे, लेकिन फिर अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ता जाएगा। मतलब अगर सेल्फ चेंज हो गया, तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो भी चेंज होता जाएगा। और सेल्फ जो है वो कोई फिक्स नहीं है कि मतलब अगर आज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते हो। अगर आप आज अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही रहोगे लाइफ टाइम। आप जैसे-जैसे एक्सपीरियंस करते जाओगे, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे अगर आपकी थिंकिंग में चेंजेस आते रहते हैं, तो फिर आप भी बदलने लगोगे। तो इसका नेचर जो है वो डायनामिक होता है। सेकंड है सोशल नेचर। द सेल्फ डेवलप्स थ्रू इंटरैक्शन विद अदर पीपल सच एज़ फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। फीडबैक फ्रॉम अदर्स इन्फ्लुएंसेस हाउ अ पर्सन सी देमसेल्व्स। तो सेकंड है कि सेल्फ सोशल होता है। ये सिर्फ आपके अंदर से नहीं आता, बल्कि दूसरे लोग भी इसको शेप करते हैं। अगर आप मतलब अगर लोग जो है वो आपको एप्रिशिएट करेंगे अगर, तो फिर आपका सेल्फ जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। और अगर लोग जो है अगर आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, तो फिर आपका सेल्फ वीक होता जाएगा। तो फिर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैसे सोसाइटी में रहते हैं और हमारे आस-पास के जो लोग हैं वो कैसे हैं। उनकी एनवायरनमेंट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। अब थर्ड है सब्जेक्टिव नेचर। द सेल्फ इज पर्सनल एंड डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। ईच पर्सन हैज देयर ओन परसेप्शंस अबाउट देमसेल्व्स। तो तीसरी बात है कि सेल्फ जो है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब हर इंसान का अलग-अलग होता है ना? और सेम सिचुएशन में भी लोग जो है वो अलग रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी को अगर 70% मार्क्स आया है, तो हो सकता है कि वो इंसान खुश हो जाए, बट अगर किसी को 70% मार्क्स आ गया है, तो हो सकता है कि वो सैड भी हो जाए। तो दोनों का जो है वो डिफरेंसेस सेल्फ का ही है। तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। जैसे अगर एक और एग्जांपल लें, तो मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हो, अभी जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, वहाँ पर अगर सारे स्टूडेंट आपसे वीक हैं और आप उन सब में से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आपको महसूस होगा कि आप इंटेलिजेंट हो। बट अगर आप किसी दूसरे सर्कल में जाते हो, जहाँ पर लोग आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो फिर आपको महसूस हो सकता है कि आप कम इंटेलिजेंट हो। मतलब आप हो सेम चीज़, बट कहीं आपको महसूस हो रहा है कि आप इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, बट कहीं महसूस हो रहा है कि कमी है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है। फिर फिफ्थ है मल्टी डायमेंशनल नेचर। द सेल्फ इंक्लूड्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। सेल्फ जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब इसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल पार्ट्स होते हैं। इसीलिए कोई इंसान एक एरिया में स्ट्रॉन्ग और दूसरे में वीक हो सकता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, कल्चर, एजुकेशन एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो सेल्फ जो है वो इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट सेल्फ को स्ट्रांग बनाता है और नेगेटिव इन्वायरमेंट सेल्फ को वीक कर सकता है। उसके बाद आगे लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ। द सेल्फ हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द सेट ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज दैट अ पर्सन हैज अबाउट देमसेल्व्स। इट आंसर्स द क्वेश्चन हु एम आई। It includes a person's understanding of their abilities, appearance, and personality. Self-concept develops through personal experiences and interaction with others. तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अगर आप सोचते हो मैं इंटेलिजेंट हूँ या फिर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ सोच नहीं होती है, बल्कि ये आपका बिहेवियर बना देती है।
अगर आप बोलते हो कि मैं लेज़ी हूँ, तो आप वैसे ही बिहेव करोगे। अगर बोलते हो कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो फिर आप ट्राई करोगे और इम्प्रूव करोगे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो सेट ऑफ बिलीफ्स है और आइडियाज़ है, जो किसी पर्सन को उस खुद के बारे में बताता है। ये आंसर देता है कि हू एम आई, मैं कौन हूँ। आगे लिखा है देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट का डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, सच एज फिजिकल सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड एकेडमिक सेल्फ। अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट helps a person to develop confidence and make better decisions. For example, a student who believes that they are hardworking will try to perform better in studies. Second is self-esteem. Self-esteem refers to the value and respect that a person gives to themselves. मतलब self-esteem का मतलब होता है कि values या फिर respect जो इंसान खुद को देता है. It answers the question how much do I value myself. It reflects how a person feels about their own worth. A person with high self-esteem feels confident, positive, and capable of facing challenges. On the other hand, a person with low self-esteem may feel insecure and lack confidence. Self-esteem is very important for mental health and emotional well-being. For example, feeling proud after achieving success shows high self-esteem. तो सेल्फ एस्टीम जो है वो आपकी फीलिंग से रिलेटेड होता है। ये बताता है कि आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हो, तो आपका सेल्फ एस्टीम हाई है। अगर आप खुद को लो फील करते हो, कंपेयर करते हो, तो सेल्फ एस्टीम लो है। अगर एग्जाम्पल से समझें तो दो लोग अगर किसी भी काम में फेल हुए हैं, तो एक बोलता है अगर कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूंगा, और दूसरा बोलता है मैं यूजलेस हूँ। ये डिफरेंस है सेल्फ एस्टीम का। थर्ड है सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी is the belief in one's ability to successfully perform a task or achieve a goal. It answers the question, can I do this? It focuses on a person's confidence in their abilities. A person with high self-efficacy is more motivated and willing to take challenges. It helps in improving performance and achieving success. For example, a student who believes they can pass an exam will work harder and perform better. तो सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि आपको अपनी एबिलिटी पर कितना बिलीफ है। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप एक्शन लोगे। अगर लगता है मैं नहीं कर सकता, तो आप ट्राई भी नहीं करोगे। एग्जाम्पल लें अगर, तो एग्जाम आने वाला है अगर, तो एक स्टूडेंट बोलता है मैं पास हो सकता हूँ, तो फिर वो पढ़ाई करेगा और पास होगा। बट अगर दूसरा बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, तो वो पढ़ाई ही छोड़ देगा। अब आगे लिखना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोनेंट्स. द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. Self concept explains who a person is. Self esteem explains how a person feels about themselves, and self efficacy explains what a person believes they can achieve. Together they form a strong and positive personality. तो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी सोच बनाता है, सेल्फ एस्टीम आपकी फीलिंग्स बनाता है, और सेल्फ एफिकेसी आपका एक्शन डिसाइड करता है, और फिर ये एक्शन आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। मतलब पूरा फ्लो है, पहले थिंकिंग, फिर फीलिंग, फिर एक्शन, और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अपने आप को वैल्यू देते हो और बिलीव करते हो, तो फिर आप कर सकते हो, तो फिर आप सक्सेस की तरफ जाओगे। तो यही था रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स, मतलब इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको कंक्लूजन लिखना है. इन कंक्लूजन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ. इट इंक्लूड्स सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी, which together influence a person's behavior, confidence, and success. A positive and well-developed self helps a person to face challenges, achieves goals, and live a happy and balanced life. तो अगर सेल्फ स्ट्रांग है तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, चैलेंजेस लोगे और ग्रो करोगे। अगर सेल्फ वीक है तो आप डरोगे, अवॉइड करोगे और पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हो वैसे ही आप बनते जाते हो। तो अगर आप बेहतर सोचोगे तो आप बेहतर होते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ, आइडल सेल्फ एंड आउट सेल्फ विद एग्जांपल्स। तो आंसर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड हु दे आर and what they want to become. It is not only about the present condition but also about expectations and goals. Psychologist explain that the self can be understood in different types such as actual self, ideal self and out self. These types helps us understand our behavior, motivation and personal development. तो सेल्फ जो है वो सिर्फ एक चीज नहीं होता है बल्कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब हम सिर्फ जो हैं वही नहीं होते हैं बल्कि हम क्या बनना चाहते हैं और क्या बनना चाहिए, ये सब भी हमारे सेल्फ का ही पार्ट होता है। और फिर साइकोलॉजिस्ट ने इसी के लिए सेल्फ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, एक्चुअल सेल्फ, आइडल सेल्फ और आउट सेल्फ। और ये तीनों मिलकर आपकी पर्सनैलिटी, मोटिवेशन और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहले एक्चुअल सेल्फ. द एक्चुअल सेल्फ रेफर्स टू द रियल कंडीशन ऑफ अ पर्सन इंक्लूडिंग देयर करंट एबिलिटीज, क्वालिटीज, बिहेवियर एंड फीलिंग्स. It is how a person truly is at present.
not what they wish to be. It includes both strengths and weaknesses. The actual self is based on reality and personal experiences. तो अब सबसे पहला और सबसे बेसिक टाइप होता है एक्चुअल सेल्फ। एक्चुअल सेल्फ का मतलब होता है कि आपका रियल वर्जन, मतलब जो आप इस टाइम पर एक्चुअली हो, मतलब ना कोई ड्रामा ना कोई एक्सपेक्टेशन, बस रियलिटी। अब इसको और थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं। जब आप खुद से ऑनेस्टली पूछते हो कि मैं अभी कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज में स्ट्रांग हूँ और किस चीज में वीक हूँ, तो जो आंसर आता है वही आपका एक्चुअल सेल्फ होता है। एक्चुअल सेल्फ एक सिंपल चीज नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। आपकी करेंट एबिलिटीज, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस, मतलब आपका पूरा प्रेजेंट कंडीशन ही एक्चुअल सेल्फ होता है। और एक्चुअल सेल्फ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये रियलिटी बेस्ड होता है, इमेजिनेशन नहीं, मतलब आप जो सच में हो बस वही। और एक्चुअल सेल्फ तभी स्ट्रांग होता है जब आप अपने आप से ऑनेस्ट हो। मतलब अगर एग्जाम्पल लें तो अगर आप पढ़ाई में एवरेज हो लेकिन अपने आप से बोल रहे हो कि मैं तो टॉपर हूँ, तो फिर वो एक्चुअल सेल्फ नहीं है, वो इमेजिनेशन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक्चुअल सेल्फ इम्पोर्टेंट है क्यों, तो क्योंकि ये जो है ना वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट देता है। मतलब जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, तो यही स्टार्टिंग पॉइंट आपको देता है एक्चुअल सेल्फ। और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हो, वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हो और आप अपनी रियलिटी से भागते नहीं हो बल्कि उसको ठीक करते हो। तो इससे क्या होता है, एक्चुअल सेल्फ और स्ट्रांग बनता जाता है। अब सेकंड है आइडल सेल्फ। द आइडल सेल्फ रेफर्स टू द पर्सन a person wants to become in the future. It includes dreams, goals, and ambitions. It represents the best version of oneself. The ideal self motivates a person to improve and achieve success. It is influenced by personal desires and aspirations. Example, a student who wants to become confident, successful, and a topper in a class is thinking about their ideal self. तो अब हम बात कर रहे हैं आइडल सेल्फ के बारे में। तो आइडल सेल्फ का मतलब होता है कि आपका ड्रीम वर्जन, जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो, मतलब जो आप अभी हो नहीं लेकिन आप बनना चाहते हो। जब आप अपने आप से पूछते हो कि मैं परफेक्ट वर्जन में कैसे बनना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहता हूँ, तो जो आंसर आपको मिलेगा वही आपका आइडल सेल्फ होता है। और आइडल सेल्फ के अंदर आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, एम्बिशंस, एक्सपेक्टेशंस, बेस्ट वर्जन, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। आप अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हो, ये सारा कुछ आइडल सेल्फ में होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझे तो एक स्टूडेंट अगर सोचता है कि मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ, मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो ये उसका प्रेजेंट नहीं है, ये उसका फ्यूचर है और यही उसका आइडल सेल्फ है। अब थर्ड है आउट सेल। द आउट सेल रेफर्स टू द person a person feels they should be according to social rules, duties, and responsibilities. It is based on expectations from society, family, and culture. It includes duties, moral values, and obligations. The odd self guides behavior according to what is considered right or acceptable. A student feels they should respect elders, study regularly, and behave properly because society expects this from them. अब तीसरा है ऑड सेल्फ। तो ऑड सेल्फ होता है कि आपको कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, फैमिली और रूल्स। ये आपकी पर्सनल विश नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेशंस होती है। जब आप सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, तो जो आंसर आता है वही आपका ऑड सेल्फ है। और ऑड सेल्फ के अंदर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरल वैल्यू, सोशल रूल्स, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, ये सारा कुछ आता है। जैसे एग्जाम्पल लें तो अगर एक स्टूडेंट सोचता है कि मुझे डेली पढ़ना चाहिए, मुझे एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, तो ये उसकी पर्सनल डिजायर नहीं है, ये सोसाइटी और फैमिली की एक्सपेक्टेशन है और यही उसका ऑड सेल्फ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन देता है, ये आपको सही गलत समझाता है और फिर ये आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है। और लेकिन इसमें कुछ खतरा भी है, अगर ऑड सेल्फ का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो फिर इंसान जो है वो स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो ऑड सेल्फ एक गाइड की तरह होती है जो आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, इसका ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए। अब आपको आगे समझना है डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल सेल्फ, आइडल सेल्फ एंड आउट सेल्फ, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला है एक्चुअल सेल्फ। तो इट रेफर्स टू व्हाट अ पर्सन रियली इज एट प्रेजेंट, मतलब ये बताता है कि एग्जैक्टली उस टाइम पर प्रेजेंट में पर्सन कैसा है, वही उसका एक्चुअल सेल्फ है। आइडल सेल्फ बताता है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है और ऑड सेल्फ रेफर करता है कि वो एक्चुअली क्या फील करता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। सेकंड है कि एक्चुअल सेल्फ बताता है रियलिटी और करेंट एबिलिटीज को, आइडल सेल्फ बेस्ड होता है ड्रीम्स और गोल्स और एस्पिरेशंस के बेस्ड पर, और ऑड सेल्फ ड्यूटीज, रूल्स और एक्सपेक्टेशंस के बेस्ड पर होता है। थर्ड है कि एक्चुअल सेल्फ में दोनों इंक्लूड होता है, स्ट्रेंथ्स भी और वीकनेसेस भी। आइडल सेल्फ जो है वो फोकस करता है कि आप एकदम बेस्ट वर्जन बनो या फिर आप एकदम परफेक्ट बनो, वो आपका आइडल सेल्फ है। और ऑड सेल्फ फोकस करता है मोरल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर। एक्चुअल सेल्फ इन्फ्लुएंस्ड होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग और आइडल सेल्फ जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है पर्सनल डिजायर्स के द्वारा।
और आउट सेल्फ जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है फैमिली से, सोसाइटी से या फिर कल्चर से। फिफ्थ है कि एक्चुअल सेल्फ जो है वो बताता है कि हु वी आर, मतलब हम लोग कौन है। आइडल सेल्फ बताता है कि हम लोग क्या बनना चाहते हैं, और ऑट सेल्फ बताता है कि हमें क्या बनना चाहिए। अब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ लिखना है अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ सेल्फ। पहला है इट हेल्प्स इन बेटर सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है अपने आप को समझने में। सेकंड है कि इट हेल्प्स अ पर्सन टू सेट गोल्स एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स। ये मदद करता है आपकी कि आप सेट करो गोल्स को और अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। ये कंफ्यूजन और इनर कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस होता है उसको खत्म करता है। मतलब रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप कंफ्यूज रहते हो, ये उस चीज से ओवरकम करने में मदद करते हैं। फोर्थ है इट हेल्प्स इन मैनेजिंग इमोशंस एंड बिहेवियर प्रॉपरली। मतलब ये इमोशंस को मैनेज करने में और अच्छे से प्रॉपर बिहेव करने में हेल्प करता है। इट प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ बैलेंस्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। In conclusion, the actual self, ideal self, and odd self are important aspects of personality. They help a person to understand their present condition, future goals, and social responsibilities. A balance between these three leads to a healthy and successful life. मतलब एक्चुअल सेल्फ आपकी रियलिटी बताता है, आइडल सेल्फ आपको डायरेक्शन देता है और ऑड सेल्फ आपको डिसिप्लिन देता है। और जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं तब आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग और सक्सेसफुल बनती है। तो ये सेकंड का आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन विलियम्स जेम्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड कूलिस्ट लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. It tells us how a person thinks about themselves and how their identity is formed. Two important thinkers, William James and Charles Horton Cooley, gave clear explanation about the self. William James explained the internal structure of the self, while Cooley explained how society helps in the development of the self. तो सेल्फ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं और हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। मतलब सेल्फ सिर्फ एक फीलिंग नहीं है बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी का बेस भी है। इसमें दो थिंकर्स का नाम आता है, विलियम जेम्स और चार्ल्स हॉटन कूले। विलियम जेम्स ने फोकस किया कि सेल्फ के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और कूले ने ये समझाया कि सेल्फ कैसे डेवलप होता है सोसाइटी के थ्रू। मतलब लोग जो है वो हम पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, मतलब सोसाइटी जो है वो कैसे सेल्फ के डेवलपमेंट पर जो है वो अपना प्रभाव डालती है। अब आगे लिखना है आपको पहला कि विलियम जेम्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो विलियम जेम्स एक्सप्लेन दैट द सेल्फ हैज टू मेन पार्ट्स, आई और मी। आई द नोअर और सब्जेक्ट, और मी द नोन और सब्जेक्ट। In simple words, the I is the part that thinks and experiences, while the me is the part that we can describe about ourselves. तो विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग सेल्फ के दो मेन पार्ट्स होते हैं, आई और मी। और आई वो पार्ट होता है जो सोचता है, फील करता है, डिसीजन लेता है, मतलब एक्टिवली जो है वो काम करता है। और मी जो है वो पार्ट है जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब हम अपने बारे में जो बोल सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टॉल हूँ, तो ये सब मी है। मतलब एक तरह से आई जो है वो सब्जेक्ट है जो एक्सपीरियंस करता है, और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में एक्सपीरियंस होता है। तो आगे आपको लिखना है ए आई सब्जेक्टिव सेल्फ। द आई इज द एक्टिव एंड थिंकिंग पार्ट ऑफ द सेल्फ। मतलब आई जो है वो एक्टिव और थिंकिंग पार्ट होता है सेल्फ का। इट इज द पार्ट दैट इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड मेक्स डिसीजंस। मतलब ये वो पार्ट होता है जिसे सब कुछ के बारे में पता होता है और डिसीजन भी ये लेता है। इट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बट ऑलवेज प्रेजेंट्स इनसाइड अस। ये सीधा सीधा नहीं दिखाई देता है लेकिन हमारे अंदर हमेशा होता है। एग्जाम्पल, when you say I am thinking or I am studying, the I is the one who is thinking and acting. मतलब जब हम बोलते हैं कि I am thinking and I am studying, मतलब मैं सोच रहा हूँ या मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो इसमें I जो है वही सोच रहा है और वही काम कर रहा है। तो आई सेल्फ का वो पार्ट होता है जो एक्टिव होता है और हर चीज को एक्सपीरियंस करता है। मतलब जब आप कुछ सोचते हो, फील करते हो, फिर डिसीजन लेते हो, तो वो आई ही कर रहा होता है। और आई जो है वो डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, ये अंदर होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन हर वक्त प्रेजेंट होता है। अब बी में आपको लिखना है मी, ऑब्जेक्टिव सेल्फ। द मी इज द नोन पार्ट ऑफ द सेल्फ। मतलब सेल्फ के बारे में जाना हुआ पार्ट मी होता है, विच इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है, दैट वी नो अबाउट आवर सेल्फ, और जिसमें हम लोग सब कुछ जान रहे होते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड। विलियम जेम्स डिवाइडेड द मी इनटू 3 पार्ट्स, और विलियम जेम्स ने मी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मी जो है वो पार्ट होता है जिसे हम क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब आप अपने बारे में जो भी जानते हो वो सब कुछ मी है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टॉल, आई एम ऑनेस्ट,
तो ये सब मी का पार्ट है और विलियम जेम्स ने मी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है मटेरियल सेल्फ। दिस इंक्लूड्स द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन सच एज बॉडी, क्लोथ्स एंड पोजेशंस। एग्जांपल, अ पर्सन में फील प्राउड ऑफ देयर हाउस, मोबाइल फोन और अपीयरेंस। तो मटेरियल सेल्फ का मतलब है आपकी फिजिकल चीजें और पोजेशंस, मतलब आपका बॉडी, आपके कपड़े, आपका फोन, आपका घर, इसमें सब कुछ आता है। एग्जाम्पल लें तो जैसे अगर आपको अपने मोबाइल फोन पर प्राउड फील होता है या फिर अपने बाइक पर प्राउड फील होता है तो वो मटेरियल सेल्फ है। अब सेकंड है सोशल सेल्फ। दिस रेफर्स टू हाउ अ पर्सन इज सीन बाय अदर्स इन सोसाइटी। अ पर्सन मे हैव डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। एग्जांपल, अ पर्सन कैन बी अ स्टूडेंट इन अ स्कूल, अ फ्रेंड अमंग पीयर्स एंड अ चाइल्ड एट होम। तो सोशल सेल्फ का मतलब है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। जैसे हर इंसान के मल्टीपल सोशल सेल्फ्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले करते हो आप। जैसे अगर स्कूल में हो तो एक स्टूडेंट का रोल प्ले करते हो, घर में हो तो फिर आप बच्चे बन जाते हो और आपको बच्चे जैसा भी ट्रीट किया जाता है, और आप दोस्त के साथ हो तो आप एक फ्रेंड बनते हो। मतलब हर सिचुएशन में आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज होता है। थर्ड है स्पिरिचुअल सेल्फ। दिस इंक्लूड्स अ पर्सन्स इनर थॉट्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड मोरल क्वालिटीज। इट इज द मोस्ट पर्सनल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्फ। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड पर्सनल बिलीव्स आर पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल सेल्फ। तो स्पिरिचुअल सेल्फ जो है वो सबसे डीप और पर्सनल पार्ट है। इसमें आपके थॉट्स, वैल्यूज, बिलीव्स और मोरल क्वालिटीज आती हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, फेथ, ये सब आपका स्पिरिचुअल सेल्फ है और ये आपका रियल इनर पर्सनैलिटी होता है जो आपको डिफाइन करता है। अब आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ विलियम जेम्स थ्योरी। पहला है इट क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट सेल्फ हैज बोथ इनर एंड आउटर पार्ट्स। मतलब ये क्लियरली डिफाइन करता है कि सेल्फ के पास दो पार्ट होते हैं, इनर और आउटर। इनर मतलब आई और आउटर का मतलब होता है मी। और सेकंड है इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। थर्ड है इट शोज दैट सेल्फ इज नॉट सिंपल बट हैज मल्टीपल डायमेंशंस। तो विलियम जेम्स ने हमें बताया है कि सेल्फ सिंपल नहीं है, इसमें इनर पार्ट होता है आई और आउटर पार्ट होता है मी, और मी के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब पर्सनैलिटी एक लेयर में नहीं होती है बल्कि मल्टीपल लेयर्स में होती है। अब सेकंड आपको लिखना है कूलेज लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो चार्ल्स हॉटन कूले एक्सप्लेन दैट द सेल्फ डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर पीपल। मतलब कूले के अकॉर्डिंग सेल्फ जो है वो डेवलप होता है आप जब दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी एक्ट्स लाइक अ मिरर लुकिंग ग्लास एंड वी सी आवरसेल्व्स थ्रू द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। तो कूले ने बोला कि सेल्फ जो है वो सिर्फ अंदर से नहीं बनता बल्कि सोसाइटी के थ्रू बनता है। उन्होंने बोला कि सोसाइटी एक मिरर जैसी है, मतलब हम अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं। मतलब लोग क्या सोचते हैं हम वैसा ही फील करने लगते हैं। अब आगे है 3 स्टेप्स ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। पहला है कि वी इमेजिन हाउ वी अपीयर टू अदर्स। अ पर्सन फर्स्ट थिंक्स अबाउट हाउ अदर्स सी देम। एग्जाम्पल, डू पीपल थिंक आई एम स्मार्ट और नॉट। तो पहला स्टेप में है कि हम इमेजिन करते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं। जैसे लोग सोचते होंगे मैं स्मार्ट हूं या नहीं। तो ग्लास सेल्फ का पहला स्टेप है अ पर्सन फर्स्ट थिंक्स अबाउट हाउ अदर्स सी हिम। मतलब सबसे पहले इंसान सोचता है कि दूसरे लोग उसे कैसे देखते हैं। फिर सेकंड है कि वी इमेजिन हाउ अदर्स जज अस। देन द पर्सन थिंक्स अबाउट व्हाट अदर्स फील और थिंक अबाउट देम। एग्जाम्पल, डू दे लाइक मी और क्रिटिसाइज मी। दूसरा स्टेप है कि हम इमेजिन करते हैं कि लोग हमें जज कैसे करते हैं, जैसे वो मुझे पसंद करते हैं या फिर मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। इसका मतलब ये है कि सेल्फ जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। मतलब हम अकेला ही सेल्फ को डेवलप नहीं करते हैं, दूसरे लोग हमारी थिंकिंग और कॉन्फिडेंस को शेप करते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन विलियम जेम्स एंड कूले। पहला है विलियम जेम्स फोकस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ, आई एंड मी, व्हाइल कूले फोकस्ड ऑन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। सेकंड है कि विलियम जेम्स एक्सप्लेन व्हाट सेल्फ इज मेड ऑफ, व्हाइल कूले एक्सप्लेन हाउ सेल्फ डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन। तो इसमें बताया गया है कि विलियम जेम्स और कूले दोनों अलग अलग फोकस करते हैं। विलियम जेम्स बताते हैं कि सेल्फ के अंदर क्या होता है और कूले बताते हैं कि सेल्फ कैसे डेवलप होता है। मतलब जेम्स जो है वो स्ट्रक्चर को बताते हैं और कूले जो है वो डेवलपमेंट को बताते हैं। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन बोथ विलियम जेम्स एंड कूले गिव वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। विलियम जेम्स एक्सप्लेन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ while कूले showed how society influences our self image. Together these theories help us understand how a person thinks about themselves and how their personality develops in society. मतलब दोनों ही थ्योरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। विलियम जेम्स हमें बताते हैं कि सेल्फ के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं और कूले हमें बताते हैं कि सोसाइटी हमारे सेल्फ को कैसे शेप करती है। तो दोनों मिलाकर मतलब दोनों मिलकर ये बताते हैं कि हम अपने आप को कैसे समझते हैं और हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कार्ल रॉजर्स थ्योरी ऑफ सेल्फ एंड हाइजेंस सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज एक्सप्लेन्ड बाय मैनी साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। Carl Rogers focused on self-development and personal growth, while E. Torrey Hyzens explained how differences between different selves and create emotions. Both theories are very important to understand how people think, feel, and behave. तो इसका मतलब है कि सेल्फ को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, क्योंकि अगर हमें समझना है कि इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे फील करता है और कैसे एक्ट करता है, तो हमें उसका सेल्फ समझना जरूरी है। और फिर यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट आते हैं, पहला है कार्ल रॉजर्स और दूसरा है ई टॉरी हाइजेंस। रॉजर्स का फोकस है ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, मतलब इंसान कैसे बेटर बन सकता है, और हाइजेंस का फोकस है डिफरेंस यानी गैप पर, मतलब जब इंसान के डिफरेंट सेल्फ मैच नहीं करते तो फिर क्या होता है। तो मतलब रॉजर्स जो है वो ये थ्योरी देते हैं कि कैसे इम्प्रूव करें, और हाइजेंस का कहना है कि गैप होने पर क्या फील होता है। और दोनों ही थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपल कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे फील करते हैं, ये सब कुछ को समझने के लिए। तो सबसे पहला थ्योरी हम लोग देखने वाले हैं, कार्ल रॉजर्स थ्योरी ऑफ सेल्फ। So Carl Rogers explained that the self is the organized set of perceptions and beliefs that a person has about themselves. According to him, every person wants to grow and become their best version. This process is called self-actualization. तो इसमें मेन आइडिया ये है कि रॉजर्स के अकॉर्डिंग सेल्फ एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, जिसमें हमारे थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग्स इंक्लूड होते हैं। मतलब हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही हमारा सेल्फ है। और रॉजर्स के अकॉर्डिंग हर इंसान के अंदर एक नेचुरल डिजायर होती है अपने आप को बेटर बनाने का, अपना बेस्ट वर्जन बनने का। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आपको लिखना है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रॉजर्स थ्योरी। तो पहला है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो इसमें आगे लिखा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स हाउ अ पर्सन सीज देमसेल्व्स। इट इंक्लूड्स थॉट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग्स अबाउट वन सेल्फ। एग्जाम्पल, आई एम अ गुड स्टूडेंट और आई एम वीक इन स्टडीज। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, मतलब आप अपने बिहेवियर में क्या बिलीव करते हो। जैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ या फिर मैं वीक हूँ स्टडीज में, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। और अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अगर नेगेटिव है तो फिर आप डाउट करोगे। सेकंड है आइडल सेल्फ। आइडल सेल्फ मीन्स द पर्सन वन वांट्स टू बिकम इन द फ्यूचर। इट इंक्लूड्स गोल्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। एग्जाम्पल, वांटिंग टू बिकम कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और परफेक्ट। तो आइडल सेल्फ का मतलब है कि आप क्या बनना चाहते हो, मतलब आपका ड्रीम वर्जन क्या है। जैसे अगर आप बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ या फिर मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो फिर ये आपका आइडल सेल्फ है, ये आपको मोटिवेट करता है इम्प्रूव करने के लिए। थर्ड है कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस में होता है कि व्हेन एक्चुअल सेल्फ एंड आइडल सेल्फ आर सिमिलर, पर्सन फील्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इनकॉन्ग्रुएंस में लिखा है कि व्हेन देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड आइडल सेल्फ, पर्सन फील्स स्ट्रेस एंड dissatisfaction. Example, if a student wants to be a topper but is not performing well, they may feel unhappy. तो ये सबसे important concept है। तो congruence का मतलब होता है कि जब आप actual self और idle self मैच करते हो, मतलब जब आप अपने एक्चुअल सेल्फ को और आइडल सेल्फ को मैच करते हो, इसका मतलब है जैसे कि आप सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो ये आपका आइडल सेल्फ है, ठीक है। और फिर जब आप उसी को अचीव कर लेते हो तो ये आपका एक्चुअल सेल्फ है। मतलब आपका जो आइडल सेल्फ था और जो एक्चुअल सेल्फ था, जब दोनों मैच हो जाता है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंस होता है। और फिर इसका रिजल्ट क्या आता है, जब दोनों मैच हो जाएगा तो नॉर्मल बात है कि आप खुश हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो इसे रिजल्ट हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का मिलता है। और अब है कि इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। तो जब दोनों के बीच गैप आ जाता है, एक्चुअल सेल्फ और आइडल सेल्फ के बीच गैप आ जाता है, मतलब आप सोचे तो कुछ और थे बट वो हो नहीं पाया, है ना। जैसे आप सोचते हो कि मतलब मैं टॉपर बन जाऊंगा, बट अगर वो नहीं हो पाता है तो एक्चुअल सेल्फ और आइडल सेल्फ जो है वो मीट नहीं कर पाया, तो फिर इसका रिजल्ट आएगा कि आप स्ट्रेस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सेटिस्फाइड नहीं होगे। अब फोर्थ है रोल ऑफ इन्वायरमेंट, पॉजिटिव रिगार्ड। तो पहला है पीपल नीड लव, एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एक्सेप्टेंस विदाउट कंडीशंस हेल्प्स इन हेल्दी सेल्फ डेवलपमेंट। रॉजर्स ने बोला कि इन्वायरमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का सपोर्ट, लव और एक्सेप्टेंस जरूरी होता है। और एक स्पेशल टर्म यूज किया गया है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका मतलब होता है कि बिना कंडीशन के एक्सेप्ट करना। जैसे अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर आप फेल हो जाओगे या फिर पास हो जाओगे, तो फिर पेरेंट्स जो है आपको टोटली सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मतलब बिना कंडीशन के सब कुछ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब सेकंड थ्योरी है हाइजेंस सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी। तो इसमें लिखना है, हाइजेंस सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट अ पर्सन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ एंड द गैप डिफरेंस बिटवीन देम क्रिएट्स इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब हाइजेंस ने बोला कि इंसान के पास एक सेल्फ नहीं होता है बल्कि मल्टीपल सेल्फ्स होते हैं,
और अगर जब इनके बीच में डिफरेंसेस आ जाता है तो फिर इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं। आगे लिखा है 3 टाइप्स ऑफ सेल्फ अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स। पहला है एक्चुअल सेल्फ, व्हाट अ पर्सन रियलिटी इज एट प्रेजेंट, एग्जाम्पल करंट एबिलिटीज एंड बिहेवियर। मतलब अभी वो प्रेजेंट में क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, वो रियली में ऐसा मतलब अभी क्या है, तो इसी को कहते हैं एक्चुअल सेल्फ, मतलब करंट एबिलिटीज और बिहेवियर। सेकंड है आइडल सेल्फ, व्हाट अ पर्सन वांट्स टू बिकम, एग्जांपल गोल्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। मतलब वो क्या बनना चाहता है, ये आइडल सेल्फ है। फिर ऑट सेल्फ, व्हाट अ पर्सन फील्स दे शुड बी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसे क्या बनना चाहिए, एग्जाम्पल ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल वैल्यूज। तो मतलब आप जो अभी हो वो आपका एक्चुअल सेल्फ है, आपकी करंट एबिलिटी, और जो आप बनना चाहते हो वो आइडल सेल्फ है, मतलब आप क्या बनना चाहते हो और आपको कैसा बनना चाहिए, आपको क्या बनना चाहिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो ये आपका ऑट सेल्फ है। अब आगे आपको लिखना है सेल्फ डिस्क्रिपेंसी गैप। सेल्फ डिस्क्रिपेंसी मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 सेल्फ्स, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज एंड इमोशंस, एक्चुअल वर्सेस आइडल गैप। It leads to sadness, disappointment, example not achieving goals. Actual versus out gap leads to guilt, एंजाइटी, एग्जाम्पल नॉट फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेल्फ डिस्क्रिपेंसी गैप का मतलब है कि सेल्फ्स के बीच में गैप आ जाना, जैसे एक्चुअल वर्सेस आइडल गैप। तो जब आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते हो तो ये एक्चुअल वर्सेस आइडल गैप था, मतलब आप एक्चुअल में कुछ और हो और मतलब और आपने आइडल में कुछ और सोचा था, और दोनों के गैप को आप फिल नहीं कर पाते हो, मतलब वो हो नहीं पाता है, तो फिर इससे क्या होगा, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। फिर है एक्चुअल वर्सेस ऑड गैप, मतलब ऑड में है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी चाहिए, आपको कैसा बनना चाहिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पाते हो तो फिर इससे भी गिल्ट होगा और एंजाइटी होगी। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन्स थ्योरी। क्या इंपॉर्टेंस है इस थ्योरी का, तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस लाइक गिल्ट, स्ट्रेस एंड सैडनेस, एक्सप्लेन हाउ एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट बिहेवियर, यूजफुल इन इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ। तो रॉजर्स बोलते हैं कि सेल्फ को इंप्रूव करो और हाइजीन्स बोलते हैं कि गैप को समझो। तो रॉजर्स जो है वो ग्रोथ पर ध्यान देते हैं और हाइजीन्स जो है वो इमोशंस पर ध्यान देते हैं। तो फिर इस थ्योरी का मतलब ये है कि इमोशंस रैंडम नहीं होते हैं और वो गैप्स की वजह से आते हैं। ये हमें समझाता है कि स्ट्रेस, गिल्ट और सैडनेस क्यों होते हैं। मतलब ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि आप अगर एक्सपेक्टेशंस कुछ रखते हो और फिर अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर अचीव भी करते हो तो फिर बेहतर होता है। बट ये जो है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो किस तरीके से आपका बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है ना, कभी हैप्पीनेस दे रहा है, कभी गिल्ट में डाल रहा है, कभी स्ट्रेस दे रहा है, कभी एंजाइटी दे रहा है। तो फिर ये है कि एक्सप्लेन्स हाउ एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट बिहेवियर। फिर है कि यूजफुल इन इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, और जब आप इसको समझ लेते हो कि एक्चुअली में ये क्या था, इसके पीछे का साइंस क्या था, इसके पीछे का थ्योरी क्या था, ये सभी के साथ होता है, तो फिर आप अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हो, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे आपको लिखना है डिफरेंसेस बिटवीन रॉजर्स एंड हाइजीन्स थ्योरी। तो रॉजर्स फोकसेस ऑन सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाइजीन्स फोकसेस ऑन डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ्स। रॉजर्स एम्फेसाइज कॉन्ग्रेंस मतलब बैलेंस और हाइजीन्स एम्फेसाइज डिस्क्रिपेंसी मतलब गैप। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन, कार्ल रॉजर्स थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ अ पर्सन कैन ग्रो एंड डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ, व्हाइल हाइजीन्स थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट सेल्फ्स कैन क्रिएट इमोशनल प्रॉब्लम्स। बोथ थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मतलब रॉजर्स हमें बताते हैं कि हम कैसे हम बेटर बन सकते हैं, और हाइजीन्स हमें बताते हैं कि जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते हैं तो फिर क्या फील होता है, और दोनों मिलकर ये समझाते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे फील करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। तो रॉजर्स ग्रोथ बताते हैं और हाइजीन्स जो है वो गैप को बताते हैं। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन्स एरिक्सन्स साइकोसोशल थ्योरी एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जाफेल एंड टर्नर। सॉरी, ये जाफेल नहीं है, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तासफल है, तासफल एंड टर्नर। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी एंड ग्रुप्स। एरिक एरिक्सन एक्सप्लेन्ड हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू psychosocial stages, while Tasfal and Turner explained how our identity is shaped by the social group we belong to. Both theories helps us understand human behavior and social interaction. तो इसमें लिखा है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो एक दिन में नहीं बनती, बल्कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होती है, और साथ ही सोसाइटी और ग्रुप्स भी उस पर इफेक्ट डालते हैं। मतलब एक साइड हम इंडिविजुअल लाइफ स्टेजेस से ग्रो करते हैं, ये एरिक्सन ने बताया, और दूसरी साइड से हम जिस ग्रुप में रहते हैं उससे भी हमारी आइडेंटिटी बनती जाती है, ये तासफल और टर्नर ने बताया। तो एरिक्सन ने बताया कि लाइफ के स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होता है, और तासफल और टर्नर ने बताया कि ग्रुप्स के थ्रू आइडेंटिटी बनती है। अब पहला है एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी। तो एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड ईच स्टेज हैज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट अ पर्सन मस्ट रिजॉल्व फॉर हेल्दी डेवलपमेंट।
तो इसका मेन आइडिया ये है कि इंसान की पर्सनैलिटी 8 स्टेजेस में डेवलप होती है और हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसे सॉल्व करना पड़ता है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपरली सॉल्व हो जाए तो फिर हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व ना हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आगे लिखना है स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। पहला है इन्फेंसी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एज 0 to 1 year, babies learn to trust caregivers if needs are met, ट्रस्ट डेवलप्स। पहला स्टेज है इन्फेंसी का, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। इस स्टेज में बेबी बिल्कुल डेवलपमेंट डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पर। अगर पेरेंट्स उसकी नीड्स को फुलफिल करते हैं तो बेबी ट्रस्ट डेवलप करता है, लेकिन अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। एज 1 to 3 years, चाइल्ड लर्न्स इंडिपेंडेंस, टू मच कंट्रोल सेम नॉट डाउट। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि चाइल्ड इंडिपेंडेंट होना सीखता है, जैसे खुद चलना, खाना, खुद से सब कुछ करना। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो फिर ऑटोनॉमी मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और अगर ज्यादा कंट्रोल कर लें तो फिर सेम या फिर डाउट आ सकता है। थर्ड स्टेज है प्ले एज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। एज 3 to 6 years, चाइल्ड स्टार्ट्स टेकिंग इनिशिएटिव, एनकरेजमेंट, कॉन्फिडेंस। तो इस स्टेज में क्या होता है कि चाइल्ड नए काम ट्राई करता है, क्वेश्चंस पूछता है, एक्सप्लोर करता है। अगर एनकरेज किया जाए तो फिर इनिशिएटिव डेवलप होता है, और अगर रोक दिया जाए तो फिर गिल्ट डेवलप होता है। और चाइल्ड अगर कुछ नया ट्राई करता है और अगर आप उसे डांट देते हो तो फिर उसको गिल्ट होने लगता है, और अगर एनकरेज करते हो तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फोर्थ है स्कूल एज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। एज 6 to 12 years, चाइल्ड डेवलप्स स्किल्स एंड नॉलेज, सक्सेस गिव्स फीलिंग्स ऑफ कॉम्पिटेंस। फिर फोर्थ स्टेज आता है कि स्कूल का एज। इस स्टेज में चाइल्ड स्किल्स डेवलप करता है, स्टडीज, गेम्स, एक्टिविटीज। अगर सक्सेस मिलती है तो फिर इंडस्ट्री यानी कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, और अगर फेल होता है तो फिर इंफीरियोरिटी फील होती है। फिफ्थ स्टेज है एडोलसेंस का, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एज 12 to 18 years, टीनेजर्स ट्राई टू फाइंड देयर आइडेंटिटी। मतलब इस स्टेज पर टीनेजर्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वो अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं तो फिर इसका मतलब है कि उसके पास डायरेक्शन की कमी है। 6 है यंग एडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। एज 18 to 14 years, फोकस ऑन रिलेशनशिप एंड लव। 7 है मिडिल एडल्टहुड, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैगनेस। तो एज है 40 to 65 years, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। 8 है लेट एडल्टहुड, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एज 65+ years, रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। सेटिस्फैक्शन गिव्स हैप्पीनेस। तो यंग एडल्टहुड स्टेज 6 में क्या होता है कि लोग जो है वो रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, जैसे लव, फ्रेंडशिप और कनेक्शन पर। और 7 मिडिल एडल्टहुड में इंसान जो है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और स्टेज 8 जब लेट एडल्टहुड आता है तो इस स्टेज में इंसान अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर लाइफ से सेटिस्फाइड है तो इंटीग्रिटी, और अगर लाइफ से रिग्रेट है तो फिर डिस्पेयर। फिर सेकंड है, उससे पहले आपको इंपॉर्टेंस लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। मतलब ये बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। सोज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, हेल्प्स अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी ग्रोथ। तो इसका इंपॉर्टेंस में है कि एरिक्सन ने बताया है कि पर्सनैलिटी सिर्फ चाइल्डहुड में नहीं बल्कि पूरी लाइफ में डेवलप होती है, और हर स्टेज में सोशल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, तासफल एंड टर्नर। Social identity theory explains that a person's identity is formed by the groups they belong to, such as family, religion और social class. तो तासफल और टर्नर ने बोला कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ पर्सनल नहीं होती है बल्कि ग्रुप से बनती है। मतलब हम जिस ग्रुप के पार्ट्स हैं उसी से हम अपने आप को डिफाइन करते हैं। अब आगे है मेन कॉन्सेप्ट। सोशल पहला है कैटेगराइजेशन, पीपल डिवाइड देमसेल्व्स एंड अदर्स इनटू ग्रुप्स, एग्जांपल वी एंड दे। Second है social identification, a person adopts identity of the group they belong to, example feelings proud to be part of a group. Third है social comparison, people compare their group with others then try to see their groups as better, example a student may feel proud of their schools and compare it with other schools. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसका सोशल कैटेगराइजेशन का। मतलब इसका मतलब है कि हम दुनिया को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हम और वो लोग। सेकेंड कॉन्सेप्ट है सोशल आइडेंटिफिकेशन का। इसमें इंसान जो है अपने ग्रुप को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, वो ग्रुप के वैल्यूज और बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। फिर थर्ड है कि सोशल कंपैरिजन, इसमें हम जो है वो अपने ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करते हैं और अपने ग्रुप को बेटर समझते हैं। अब आगे आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, एक्सप्लेन्स ग्रुप बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन, हेल्प्स अंडरस्टैंड प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, शोज इंपॉर्टेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो इम्पॉर्टेंस में है कि ये ग्रुप बिहेवियर को समझता है
और ये बताता है कि लोग अपने ग्रुप को क्यों प्रेफर करते हैं। और फिर है कि ये बिलोंगिंगनेस का इम्पोर्टेंस को दिखाता है। आगे आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन एरिक्सन एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। पहला है एरिक्सन फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू लाइफ स्टेजेस। जाफल एंड टर्नर फोकस ऑन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन सोशल ग्रुप। सेकंड है एरिक्सन इंडिविजुअल डेवलपमेंट सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी। तो एरिक्सन जो है वो लाइफ स्टेजेस के थ्रू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझाते हैं और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ग्रुप के थ्रू आइडेंटिटी को बताती है। तो एरिक्सन जो है वो इंडिविजुअल ग्रोथ को बताते हैं और तासफल जो है वो ग्रुप इन्फ्लुएंस को बताते हैं। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन एरिक्सन्स थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ विद सोशल आइडेंटिटी थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ आवर आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप वी बिलोंग टू। बोथ थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल बिहेवियर। तो एरिक्सन हमें बताते हैं कि इंसान लाइफ के हर स्टेज में डेवलप होता है और तासफल और टर्नर बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी सोसाइटी और ग्रुप से नहीं बनती है, दोनों मिलकर और तासफल और टर्नर जो है वो बताते हैं कि हमारी सोशल आइडेंटिटी जो है वो सोसाइटी और ग्रुप्स से भी बनती है। और तासफल और टर्नर बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी सोसाइटी और ग्रुप से भी बनती है। दोनों मिलकर हमें ये समझाते हैं कि हम कैसे ग्रो करते हैं और हम कैसे सोशल वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस कल्चर एंड सेल्फ इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविस्टिक एंड द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज नॉट फॉर्म्ड ओनली बाय पर्सनल थिंकिंग बट इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड सोसाइटी। Culture provides values and beliefs that shape how a person understands themselves. In modern times, social media has also become an important factor that affects self-image and identity. Therefore, both culture and social media play a major role in shaping the self. तो यहाँ पर भी सेल्फ को समझाया गया है कि सेल्फ जो है वो हमारे दिमाग से नहीं बनता है सिर्फ, बल्कि सोसाइटी और कल्चर भी उस पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालती है। मतलब हम जो सोचते हैं अपने बारे में वो सिर्फ पर्सनल थिंकिंग का रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि वो उन वैल्यूज और बिलीफ से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है जो हमें सोसाइटी से मिलते हैं। और आज के टाइम में एक और पावरफुल फैक्टर ऐड हो गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया लोगों को अपनी आइडेंटिटी दिखाने का प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन साथ ही कंपैरिजन और प्रेशर भी क्रिएट करता है। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि कल्चर, सोसाइटी और सोशल मीडिया सारा कुछ मिलकर सेल्फ को शेप करते हैं। अब आगे आपको लिखना है मीनिंग ऑफ कल्चर एंड सेल्फ। Culture refers to the shared values, beliefs, customs, and traditions followed by a group of people. It influences how individuals think, behave, and see themselves. The concept of self means a person's understanding of their own identity, thoughts, and feelings. Culture and self are closely related because culture shapes the way a person develops their identity. तो इसमें जो है वो कल्चर और सेल्फ का बेसिक मीनिंग को समझाया गया है। तो कल्चर का मतलब होता है कि एक ग्रुप के शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस और कस्टम्स, मतलब जो चीजें एक सोसाइटी फॉलो करती है, जैसे रिस्पेक्ट देना, ड्रेसिंग स्टाइल, फैमिली वैल्यूज, ये सारा कुछ कल्चर है। और सेल्फ का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे समझते हो, मतलब आपका आइडेंटिटी, थॉट्स और फीलिंग्स। अब इम्पॉर्टेंट कनेक्शन ये है कि कल्चर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। मतलब कल्चर जैसा होगा आप भी अपने आप को वैसे ही समझने लगोगे। जैसे अगर मान लीजिए कल्चर में इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट समझोगे, लेकिन अगर कल्चर में फैमिली इंपॉर्टेंट है तो फिर अपने आप को फैमिली से कनेक्टेड समझोगे। तो इस तरीके से कल्चर और सेल्फ आपस में काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अब आगे है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एंड सेल्फ। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस। तो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में इंडिविजुअल मतलब इंसान खुद ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने डिसीजंस खुद लें और अपने गोल्स को अचीव करें। इस कल्चर में आइडेंटिटी किस पर बेस्ड होती है? आपकी एबिलिटीज पर, आपकी अचीवमेंट्स पर और आपकी पर्सनल क्वालिटीज पर। मतलब मैं कौन हूँ का आंसर आप खुद डिसाइड करते हो। इसीलिए इसमें सेल्फ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप अपने आप को दूसरों से अलग देखते हो। जैसे एग्जांपल लें तो अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैं अपनी मेहनत से सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो यहाँ फोकस है पर्सनल सक्सेस। पॉइंट में लिखा है कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस। सेकंड है इन दिस कल्चर पीपल आर एनकरेज टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स एंड मेक देयर ओन डिसीजंस। मतलब इस कल्चर में लोग जो है वो अपना पर्सनल गोल्स और पर्सनल डिसीजंस को, मतलब खुद के डिसीजंस को अचीव करते हैं और उसी को अचीव करने के लिए एनकरेज करते हैं। फिर थर्ड है अ पर्सन्स आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, अचीवमेंट्स एंड पर्सनल क्वालिटीज। मतलब पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है वो उसी की एबिलिटीज, अचीवमेंट्स और पर्सनल क्वालिटीज के बेस्ड पर होती है। फोर्थ है द सेल्फ इन दिस कल्चर इज इंडिपेंडेंट।
सेल्फ जो है इस कल्चर में वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता है। विच मीन्स अ पर्सन सीज देमसेल्व्स एज सेपरेट फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब है कि वो इंसान जो है वो दूसरों से अपने आप को अलग समझता है। फिफ्थ है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन में से डैट दे वांट टू अचीव सक्सेस बेस्ड ऑन देयर ओन एफर्ट्स एंड चॉइसेस। मतलब वो इंसान जो है वो सक्सेस पाना चाहता है अपने एफर्ट से और अपने चॉइसेस से। आगे है कलेक्टिविस्टिक कल्चर एंड सेल्फ। तो पहला है कलेक्टिविस्टिक कल्चर फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप, फैमिली एंड सोसाइटी। सेकेंड है, इन दिस कल्चर पीपल आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन रिलेशनशिप्स एंड वर्क फॉर ग्रुप goals. Third, a person's identity is based on their roles and relationship with others. Fourth, the self in this culture is independent, which means a person depends on other for identity. Fifth, for example, a person may choose a career that brings respect and happiness to their family. तो कलेक्टिवनेस का मेन आइडिया है कि तो कलेक्टिविस्टिक कल्चर में ग्रुप, फैमिली और सोसाइटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब यहाँ लोग अपने डिसीजंस जो है वो सिर्फ खुद के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि फैमिली और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। इस कल्चर में आइडेंटिटी किस पर बेस्ड होती है? रिलेशनशिप पर, रोल्स पर। जैसे अगर आप बेटा हो या फिर अगर आप बेटी हो या फिर अगर आप किसी के फ्रेंड हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका अलग अलग रोल होता है और उसी रोल पर आपकी आइडेंटिटी डिसाइड होती है। मतलब मैं कौन हूँ का आंसर आपके रिलेशनशिप से आते हैं। इसीलिए इसमें सेल्फ जो है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, मतलब आप दूसरों से कनेक्टेड हो, दूसरों पर डिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल लें तो अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैं ऐसा करियर चूज करूंगा जो मेरी फैमिली को खुश करे, जो मेरी फैमिली को रिस्पेक्टेड फील कराए, तो यहाँ फोकस जो है वो ग्रुप हैप्पीनेस पर है। और इस कल्चर में कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इंडिविजुअल से ज्यादा ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक सेल्फ। पहला है, इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर द सेल्फ इज इंडिपेंडेंट वाइल इन कलेक्टिविस्टिक कल्चर द सेल्फ इज इंटरडिपेंडेंट। सेकंड है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर फोकसेस ऑन पर्सनल सक्सेस वाइल कलेक्टिविस्टिक कल्चर फोकसेस ऑन ग्रुप सक्सेस। थर्ड है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एनकरेजेस इंडिपेंडेंस वाइल कलेक्टिविस्टिक कल्चर एनकरेजेस कोऑपरेशन। तो इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक दोनों कल्चर जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट अप्रोच फॉलो करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इंसान अपने आप को अलग आइडेंटिटी के रूप में देखता है। और कलेक्टिविस्टिक कल्चर में सेल्फ जो है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, मतलब इंसान अपने आप को ग्रुप का पार्ट मानता है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में पर्सनल सक्सेस पर फोकस किया रहता है कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, लेकिन कलेक्टिविस्टिक कल्चर में ग्रुप सक्सेस पर फोकस किया रहता है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इंडिविजुअलिस्टिक जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और कलेक्टिविस्टिक जो है वो कोऑपरेटिव होती है। अब आगे आपको लिखना है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग सेल्फ। पहला है, सोशल मीडिया हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सेकंड है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट विद अदर्स एंड लर्न न्यू थिंग्स व्हिच कैन इंप्रूव कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। Third, however, social media also creates comparison which can reduce self-esteem and confidence. Fourth, many people show only the best part of their life online, which creates unrealistic expectations. Fifth, social media influences how people think, feel, and present themselves in society. मतलब सोशल मीडिया आज के टाइम में सेल्फ को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइड को अगर समझे तो सोशल मीडिया लोगों को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का चांस देता है। लोग अपनी आइडेंटिटी को शेयर कर सकते हैं, दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं, इससे कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ता है। लेकिन अगर नेगेटिव साइड देखें तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है। जब कंपैरिजन स्टार्ट होता है, लोग अपनी लाइफ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों से, और दूसरे लोग सिर्फ अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते रहते हैं। और इससे होता क्या है, तो आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है और आपको इनसिक्योर फील होते हैं। जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो इंस्टाग्राम पर सब परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, आप सोचते हो कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं है, तो फिर इससे आपको डिससेटिस्फैक्शन फील होते हैं। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन, कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द सेल्फ बाय इन्फ्लुएंसिंग वैल्यूज एंड आइडेंटिटी। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर promotes independence while collectivistic culture promotes interdependence. At the same time, social media has a strong impact on self-image and behavior. Therefore, a balanced approach is necessary to maintain a healthy and positive self. तो मतलब कल्चर जो है वो आपको वैल्यूज देता है कि आप कैसे सोचोगे और कैसे बिहेव करोगे। तो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर आपको इंडिपेंडेंट बनाता है और कलेक्टिविस्टिक कल्चर आपको कनेक्टेड बनाता है। और सोशल मीडिया आपके सेल्फ इमेज को अफेक्ट करता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तरीके से। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस बनाना, ना ओवर इंडिपेंडेंस, ना ओवर डिपेंडेंस और ना सोशल मीडिया का ओवर यूज। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सोशल परसेप्शन इन इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो आंसर में आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ह्यूमन बींग्स कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद अदर्स इन सोसाइटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। While interacting, people observes, judge
and explain the actions of others. Social perception, impression formation, and attribution theory are important concepts that help us understand how people think about others and how they explain behavior. तो इंसान जो है वो सोसाइटी में रहते हुए कंटिन्यूअसली दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है और उनके एक्शंस का रीज़न भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। मतलब जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर किसी को देखते हैं, हम ऑटोमेटिकली उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ये कैसा है? ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? ये कितना अच्छा है? वगैरह-वगैरह करने लगते हैं। और इसी प्रोसेस को समझने के लिए 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। पहला है सोशल परसेप्शन मतलब दूसरों को समझना, फिर है इम्प्रेशन फॉर्मेशन उनके बारे में ओपिनियन बनाना और फिर है एट्रीब्यूशन थ्योरी उनके बिहेवियर का रीज़न फाइंड करना। तो फिर सबसे पहला हमें पढ़ना है सोशल परसेप्शन। तो पहला है सोशल परसेप्शन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच पीपल अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ द अदर्स। तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के बिहेवियर को कैसे समझते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मतलब जब हम किसी को देखते हैं, उसके एक्शंस और बिहेवियर का मीनिंग निकालते हैं, यही सोशल परसेप्शन है। सेकंड है इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू फॉर्म ओपिनियंस अबाउट अदर्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। मतलब हम जब किसी को ऑब्जर्व करते हैं या फिर सोशली इंटरेक्ट होते हैं, तो फिर जो कुछ भी हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं, फिर उससे हम लोग जो है ओपिनियंस भी बनाने लगते हैं। थर्ड है सोशल परसेप्शन डिपेंड्स ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, कल्चर बैकग्राउंड, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ पर्सन। फोर्थ है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज अपीयरेंस, कम्युनिकेशन स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। फिफ्थ है सोशल परसेप्शन में समटाइम्स लीड टू एरर्स और बायस सच एज स्टीरियोटाइप्स एंड रॉन्ग जजमेंट्स. It plays an important role in decision making, communication and maintaining relationships. Example, if a person speaks politely and behaves respectfully, we may perceive them as a kind and friendly. अब बात है कि ये काम करता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी पर्सन को देखते हैं और तुरंत उसके बारे में एक आइडिया बना लेते हैं। किस बेस्ड पर? उसके अपीयरेंस के बेस्ड पर, मतलब वो दिखता कैसा है, उसका बिहेवियर कैसे बात कर रहा है, फिर बॉडी लैंग्वेज, फिर क्या सिचुएशन है। और फिर सोशल परसेप्शन जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस, कल्चर, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस ये सब भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन जो है वो पोलाइटली बात करता है, तो हम तुरंत सोचते हैं कि वो काइंड और फ्रेंडली है, लेकिन इसमें कभी-कभी एरर्स भी हो सकते हैं। मतलब हम किसी को रॉन्ग जज कर लेते हैं। इसी को स्टीरियोटाइप्स कहते हैं या फिर बायस होना कहते हैं। जैसे किसी ग्रुप के बारे में कोई फिक्स्ड आइडिया लगा लिए, मतलब पहले से ही सोच करके दिमाग में पहले से ही चलेगा और फिर उसी इंसान को उसी के हिसाब से जज कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो इसका मतलब है कि परसेप्शन जो है वो हमेशा सही नहीं होता है। लेकिन सोशल परसेप्शन का कुछ इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में या फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब थर्ड है इंप्रेशन फॉर्मेशन। पहला है कि इंप्रेशन फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन ओवरऑल ओपिनियन और इमेज अबाउट अ पर्सन व्हेन वी फर्स्ट मीट और ऑब्जर्व देम। Second, it usually happens very quickly and is often based on limited information. Third, the first impression is very important because it strongly affects future interactions and judgments. Four, people form impressions based on physical appearance, dress, behavior, speech, and facial expressions. Fifth, impression formation is also influenced by halo effect, where one positive quality influence overall judgment. Six, sometimes impression can be incorrect because they are based on incomplete or biased information. Seven, a good impression can help in building a strong relationships while a negative impression can create distance. Example, if a person is confident and well spoken, we may assume that they are intelligent and capable. तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन के बारे में ओवरऑल इमेज या फिर ओपिनियन बनाना। जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तुरंत एक इम्प्रेशन बन जाता है और ये इम्प्रेशन मोस्टली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये फ्यूचर जजमेंट को भी अफेक्ट करता है। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा तो फिर आगे का रिलेशन भी स्मूथ चलेगा, लेकिन अगर फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो गया तो फिर आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। और इम्प्रेशन को बनाते वक्त हम कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं, जैसे ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंस, स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हालो इफेक्ट। तो ये क्या होता है? तो अगर किसी में एक पॉजिटिव क्वालिटी दिखती है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ओवरऑल भी अच्छा होगा, इसी को बोलते हैं हालो इफेक्ट। जैसे अगर कोई इंसान जो है वो कॉन्फिडेंट है और फ्लुएंट बोलता है, तो हम मान लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट ही होगा। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना, कभी-कभी इंप्रेशन जो है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। अब फोर्थ है एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो ये क्या होता है? तो एट्रीब्यूशन थ्योरी का मतलब होता है कि हम किसी के बिहेवियर का रीज़न कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जब
कोई कुछ करता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों है? तो इसमें जो है लोग जो है वो ट्राई करते रहते हैं किसी के बिहेवियर के बारे में जानने का, और बिहेवियर जो है वो इंटरनल फैक्टर के थ्रू भी इन्फ्लुएंस हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। मतलब विद इन द पर्सन और आउटसाइड द पर्सन। मतलब कोई व्यक्ति अंदर से कैसा है और फिर कोई व्यक्ति बाहर से कैसा है, ये दोनों को प्रभावित करते हैं। और इसी के बेस्ड पर ये 2 तरह का होता है, इंटरनल एट्रिब्यूशन और एक्सटर्नल एट्रिब्यूशन। तो इंटरनल एट्रिब्यूशन में हम बिहेवियर का रीज़न पर्सन के आधार पर ढूँढते हैं, जैसे उसकी एबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसके एफर्ट। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए टॉप करता है, तो हम बोलते हैं कि वो इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग भी है। तो यहाँ पर फोकस जो है वो किसी भी पर्सन के अंदर की क्वालिटीज़ पर किया जाता है। अब उसी में सेकंड है एक्सटर्नल एट्रिब्यूशन। तो एक्सटर्नल एट्रिब्यूशन में हम बिहेवियर का रीज़न जो है वो सिचुएशन में ढूँढते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में, लक में या फिर डिफ़िकल्टी में। जैसे एग्ज़ाम्पल लें तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपने काम में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलते हैं कि हो सकता है उसका लक खराब हो, या हो सकता है कि वो काम उसके लायक ही ना हो। मतलब बाहर के फैक्टर्स पर हम लॉजिक ढूँढने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर फोकस जो है वो आउटसाइड फैक्टर पर किया जाता है। अब एक कॉमन एरर्स इन एट्रिब्यूशन, तो सबसे पहला है फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर। इसमें क्या होता है कि हम दूसरों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते वक्त उसकी पर्सनैलिटी को ब्लेम कर देते हैं, सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कोई लेट अगर आया है तो फिर हम कह देते हैं कि वो इर्रिस्पॉन्सिबल है, हम सिचुएशन को नहीं देखते हैं। फिर सेकंड है कि सेल्फ सर्विंग बायस। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग सेल्फ को लेकर ही बायस हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोगों को सक्सेस मिल जाता है तो फिर उसका क्रेडिट हम लोग खुद को देते हैं, बट अगर फेल हो जाते हैं हम लोग तो फिर सिचुएशन पर ब्लेम डाल देते हैं। अब आपको इसका इम्पोर्टेंस लिखना है। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि पहला है कि ये हमें दूसरों को बेटर समझने में हेल्प करता है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है और रिलेशनशिप इससे स्ट्रांग बनता है। और ये हमें अवेयर बनाता है कि हम गलत जजमेंट भी कर सकते हैं। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन, सोशल परसेप्शन, इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन थ्योरी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. They influence how we see others from opinions and explain actions. By understanding these concepts, we can improve our thinking, communication and relationships in society. तो सोशल परसेप्शन बताता है कि हम दूसरों को कैसे समझते हैं, इंप्रेशन फॉर्मेशन बताता है कि हम उनके बारे में ओपिनियन कैसे बनाते हैं, और एट्रीब्यूशन थ्योरी बताता है कि हम उनके बिहेवियर का रीज़न कैसे एक्सप्लेन करते हैं। और तीनों मिलकर ये बताता है कि हम सोशल वर्ल्ड को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और अगर हम इन्हें सही तरीके से समझ लेते हैं तो फिर हम बेटर कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस एंड बायसेस विद एग्जांपल्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, इन सोसाइटी पीपल ऑफन फॉर्म क्विक ओपिनियंस अबाउट अदर्स विदाउट हैविंग फुल इन्फॉर्मेशन. These opinions can be based on beliefs, feelings or personal thinking. Stereotypes, prejudice and biases are important concepts that explain such thinking patterns. They can influence behavior and sometimes lead to unfair treatment of others. तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि सोसाइटी में लोग जो है वो अक्सर बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के दूसरों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। मतलब हम किसी को प्रॉपरली जाने बिना ही उसके बारे में जजमेंट पास कर देते हैं। ये जजमेंट कभी बिलीफ्स पर बेस्ड होता है, कभी फीलिंग्स पर और कभी हमारे अपने माइंडसेट पर। और इसी टाइप की थिंकिंग को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस और बायस। ये 3 हमारे सोचने का जो तरीका है उसको दिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये अनफेयर हो जाते हैं और दूसरों के साथ गलत बिहेवियर का रीज़न बन जाते हैं। तो समझना है कि स्टीरियोटाइप के बारे में। तो स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है किसी ग्रुप के बारे में फिक्स्ड और ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ। मतलब बिना किसी को जाने हुए, बिना इंडिविजुअल डिफरेंस देखे हम सबको एक जैसा मान लेते हैं। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसमें कोई एक इंसान अगर गलत कर देता है तो फिर हम कहते हैं कि इस ग्रुप के सब लोग ऐसे ही होते हैं, तो फिर यही स्टीरियोटाइप है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान अलग होता है लेकिन स्टीरियोटाइप सबको सेम बना देते हैं। और स्टीरियोटाइप डेवलप होता है कल्चर से, मीडिया से और पास्ट एक्सपीरियंसेस से। मतलब जो हम देखते हैं और सुनते हैं वही हम मान लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, हर स्टीरियोटाइप जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। जैसे ये ग्रुप हार्ड वर्किंग है, लेकिन पॉजिटिव स्टीरियोटाइप भी डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो भी रियलिटी को इग्नोर करता है। जैसे जब हम लोग बोलते हैं कि ये ग्रुप हार्ड वर्किंग है, तो हो सकता है उसमें कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग नहीं हो, लेकिन जब हम मान चुके हैं ये तो फिर वो भी हार्ड वर्किंग है, तो इसे रियलिटी इग्नोर हो जाती है और फिर ये नेगेटिव भी होता है। अब सेकंड है प्रीजुडाइज। तो प्रीजुडाइज का मतलब होता है कि किसी पर्सन या ग्रुप के अगेंस्ट नेगेटिव फीलिंग रखना बिना प्रॉपर रीजन के। यहाँ सिर्फ बिलीफ नहीं, इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डिसलाइक, फियर और हेट का।
मतलब आप किसी को पसंद ही नहीं करते हो बिना जाने हुए। तो प्रीजुडाइज का मतलब ये होता है कि किसी को पहले से ही देखकर जज कर लेना। और प्रीजुडाइज जो है वो यूजुअली स्टीरियोटाइप से आता है। पहले आप बिलीव बना लेते हो तो वो स्टीरियोटाइप है, फिर उससे फीलिंग डेवलप होती है, वो प्रीजुडाइज है। जैसे एग्जाम्पल से अगर समझे तो किसी को सिर्फ कास्ट या फिर रिलीजन की वजह से डिसलाइक करना, किसी जेंडर को इन्फीरियर समझना, तो ये सारा कुछ प्रीजुडाइज है। और प्रीजुडाइज की वजह से अनफेयर बिहेवियर होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अब आपको समझना है बायसेस क्या होता है। तो बायसेस का मतलब होता है कि किसी तरफ झुकाव, मतलब किसी की तरफ इंक्लिनेशन रखना, मतलब हमेशा अनफेयर वे में। जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम में ही अगर आप लोग देख लें तो दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपस में एक दूसरे से जब लड़ती रहती है तो लोग जो है वो बायस हो जाते हैं किसी भी टीम की तरफ, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, पूरा एस्पेक्ट को देखते भी नहीं है। जैसे अगर कोई इंसान मान लेगा कि बीजेपी गलत है तो फिर वो हमेशा मानकर ही चलेगा कि वो गलत ही है। अगर कुछ सही भी करेगा तब भी वो मानेगा कि वो गलत ही है। लेकिन अगर कोई मान लेगा कि बीजेपी मतलब सही है और अच्छा काम करता है तो फिर लाख उसको समझा लीजिए, उसकी किसी भी गलती पर भी वो उसको सही ही मानेगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर सही है तो फिर उसको सही ही मानेगा, अगर सोच लिया है कि गलत है तो फिर उसको गलत ही मानेगा, चाहे वो कुछ भी कर लीजिए। इसी को बोलते हैं बायस होना। तो इसका मतलब है कि आप न्यूट्रल नहीं हो, मतलब आप एक साइड को फेवर कर रहे हो। अब है कि बायस दो टाइप के हो सकते हैं, कॉन्शियस मतलब आपको पता है, और अनकॉन्शियस मतलब आपको पता भी नहीं होता। अब आपको समझना है डिफरेंसेस बिटवीन स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज एंड बायस, मतलब तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो तीनों का डिफरेंस क्लियर है। स्टीरियोटाइप बिलीफ होती है, आपकी सोच होती है, आप पहले से सोच लेते हो कि ये ऐसा होगा। प्रेजुडाइज फीलिंग्स फिर डेवलप होने लगता है, इमोशन आने लगता है वैसा ही। और फिर बायस का मतलब है जजमेंट या फिर एक्शन, मतलब डिसीजन मेकिंग, आप किसी एक के प्रति झुकाव फील करते हो। अब है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज एंड बायसनेस। तो ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं और सोसाइटी पर निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। जैसे पहला है मिसअंडरस्टैंडिंग का, लोग एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन का, लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। थर्ड है रिलेशनशिप डैमेज का, ट्रस्ट और बॉन्डिंग वीक हो जाता है। फोर्थ है सेल्फ एस्टीम पर इफेक्ट, मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट प्रिजुडाइज होता है उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर है ग्रुप्स के बीच टेंशन भी बढ़ने लगता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर सिक्स है कि डेवलपमेंट रुक जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। अब आपको कंक्लूजन में लिखना है कि स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज और बायसेस जो है वो तीनों हमारे थिंकिंग पैटर्न को शो करते हैं, लेकिन जब ये अनफेयर हो जाते हैं तो सोसाइटी के लिए हार्मफुल बन जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि रैशनल थिंकिंग यूज़ करें, हर पर्सन को इंडिविजुअल समझें और सबको इक्वल ट्रीट करें, तभी एक फेयर और पीसफुल सोसाइटी बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड जोहारी विंडो इन सेल्फ अवेयरनेस। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स people share ideas, feelings, and information with others. Good communication improves relationships and understanding. At the same time, self-awareness is also important to understand our own behavior. The Zohari window is a useful model that helps in improving self-awareness and communication. तो यहाँ इंट्रोडक्शन का मेन आइडिया ये है कि कम्युनिकेशन ह्यूमन लाइफ का एक बेसिक पार्ट है। मतलब हम रोज किसी न किसी फॉर्म में बात करते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हम अपने आप को कितना समझते हैं। और यहाँ जोहारी विंडो मॉडल हेल्प करता है, ये बताता है कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या जानते हैं। और ये सेल्फ अवेयरनेस और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब आपको समझना है कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स का एक्सचेंज। मतलब जब हम अपने आइडियाज को, अपने इन्फॉर्मेशन को या फिर अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे के सामने जब हम व्यक्त करते हैं, मतलब किसी दूसरे के सामने जब बताते हैं, रखते हैं उस बात को, तो फिर इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब एक पर्सन मैसेज भेजता है और दूसरा पर्सन उसको रिसीव करता है, मतलब उस मैसेज को रिसीव करते हैं। और कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ बोलना नहीं होता है, समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में। मतलब आप सिर्फ बोले जा रहे हो तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप जो बात को बोल रहे हो सामने वाला उस बात को समझना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैसेज क्लियर नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और फिर कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो फिर अब आता है कॉन्सेप्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, मतलब एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहला है कि क्लियर मैसेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और फीडबैक। अगर ये सब कुछ है तो फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। जैसे मैं अगर आपको सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करूं तो फिर आप इजीली समझ पाओगे। तो फिर आप अगर इजीली समझ पा रहे हो सब कुछ को तो फिर मतलब मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रही हूँ आपसे।
अब आगे आपको लिखना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, पहला वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन। ये स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मतलब जब हम बात करके बोलकर बात करते हैं तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, और जब हम लिख कर भी बात करते हैं तब भी ये वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है। और इसका यूज कॉन्वर्सेशन में, स्पीच में, लेक्चर में, मैसेज में, ये सारा कुछ में किया जाता है। तो अगर आप बोलकर मैसेज को कन्वे कर रहे हो तब भी वो वर्बल कम्युनिकेशन है, और अगर लिख कर मैसेज को कन्वे कर रहे हो तब भी ये वर्बल कम्युनिकेशन है। और वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट होता है, इसीलिए ये आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन इसमें क्लैरिटी और टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गलत टोन यूज करोगे तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फ्रेंड से बात कर रहे हो, कहीं पर स्पीच दे रहे हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हो, ईमेल पर मैसेज भेज रहे हो, ये सारा कुछ कम्युनिकेशन है। और जब आप बात करते वक्त अपने मैसेज को बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में रखते हो तो फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। अब बी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पर ना आप बोलकर बात करते हो और ना आप लिख कर बात करते हो, बिना बोले और बिना लिखे ही बात करते हो, इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फिर आप इसमें बात करते कैसे हो? तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, पोस्चर के थ्रू और आई कॉन्टेक्ट के थ्रू। और जब आप इन सब का यूज करके बात करते हो तो कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड से ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपकी फीलिंग साफ साफ आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाई देती है। जैसे जब आप बोलते हो कि आई एम फाइन, तो हो सकता है कि आप बोल रहे हो और आपका फेस जो है वो सैड है, तो फिर सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी काफी कुछ पता चलता है। अगर आप स्माइल कर रहे हो तो फिर हैप्पी हो, अगर आप आर्म को क्रॉस कर ले रहे हो तो फिर एंगर हो आप, मतलब गुस्से में हो, या फिर डिस्कम्फर्ट हो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जोहारी विंडो एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो इसका मीनिंग में लिखा हुआ है कि जोहारी विंडो इज अ मॉडल डेवलप्ड बाय जोसेफ लेफ्ट एंड हरिंगटन इंगम टू एक्सप्लेन सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। तो जोहारी विंडो जो है वो एक मॉडल है जो बताता है हम अपने बारे में क्या जानते हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या जानते हैं। इससे सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इम्प्रूव होती है। अब आगे लिखा है 4 एरियाज ऑफ जोहारी विंडो। सबसे पहला है ओपन एरिया, नोन टू सेल्फ एंड अदर्स। इसमें वो चीजें आती हैं इसमें वो चीजें आती है जो आप भी जानते हो और दूसरे लोग भी जानते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपन एरिया। जैसे आपका नाम, आपका बिहेवियर आप भी जानते हो, दूसरे लोग भी जानते हैं। और ये एरिया जितना बड़ा होगा कम्युनिकेशन उतना ही बेटर होगा। सेकंड है ब्लाइंड एरिया, अननोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। मतलब जो चीजें आपको नहीं पता है बट दूसरे को पता है, तो इसमें वो चीजें आती है जो दूसरे देखते हैं लेकिन आप नहीं देख पाते। जैसे आप लाउड बोलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। और इस एरिया को रिड्यूस करने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए फीडबैक लेना ज़रूरी होता है। मतलब अगर खराब है तो फिर इसको रिड्यूस करना होगा, तो ये पता कैसे चलेगा? फीडबैक से। थर्ड है हिडन एरियाज, नोन टू सेल्फ नॉट नोन टू अदर्स। मतलब ये खुद को पता होता है, दूसरे को नहीं पता होता है। तो इसमें वो चीज़ें आती हैं जो आप जानते हो लेकिन दूसरों से शेयर नहीं करते, दूसरों को पता नहीं होता इस बारे में। जैसे आपका पर्सनल फियर या फिर आपकी प्राइवेट फीलिंग्स, जो कुछ भी है ये सारा कुछ आप दूसरे को नहीं बताते हो। तो आपको तो पता होता है बट दूसरे को नहीं पता होता है। और अगर आप ये शेयर करोगे तो फिर ट्रस्ट और रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, बट भरोसेमंद इंसान को। फोर्थ है अननोन एरिया, अननोन टू बोथ। ना आपको पता है ना सामने वालों को पता है। मतलब इसमें वो चीजें आती हैं जो ना आप जानते हो ना दूसरे लोग जानते हैं। जैसे आपका हिडन टैलेंट जो बाद में डिस्कवर होता है, तो इसके बारे में आपको भी नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता है। तो मतलब न्यू एक्सपीरियंसेस से ये एरिया डिस्कवर होती है। अब आपको आगे लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ जोहारी विंडो। तो जोहारी विंडो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, फीडबैक लेने की हैबिट डेवलप होता है, और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बनता है और पर्सनल ग्रोथ में ये हेल्प करता है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर शेयरिंग आइडियाज एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। Verbal and non-verbal communication both play important roles in effective interaction. The Johari window helps in improving self-awareness and understanding between individuals. Together, they help in developing a better personality and healthy relationships. तो कंक्लूजन में आपको लिखना है कि कम्युनिकेशन एक बेसिक स्किल है जो हमें कनेक्ट करता है दूसरों से। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर कोई एक भी नहीं होगा तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाएगा। और जोहारी विंडो हमें हेल्प करता है अपने आप को बेटर समझने में और दूसरों के साथ बेटर कनेक्ट करने में। और जब कम्युनिकेशन और सेल्फ अवेयरनेस दोनों स्ट्रांग होते हैं तो फिर पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स, थॉमस किलमैन मॉडल एंड द रोल ऑफ एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग।
तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉमन पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन बिकॉज people have different opinions, needs, and interest. If conflicts are not managed properly, they can harm relationships and create stress. The Thomas Kilmann model explains different ways to manage conflict. Along with this, empathy and perspective taking help in understanding others and resolving conflicts peacefully. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ह्यूमन लाइफ का नेचुरल पार्ट है। मतलब जब भी दो लोग या फिर ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके ओपिनियंस, नीड्स या फिर इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं और वहीं डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब अगर डिफरेंसेस है आइडियाज में तो फिर झगड़ा होना मतलब पॉसिबल है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खुद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब उसे गलत तरीके से हैंडल किया जाए। अगर कॉन्फ्लिक्ट को सही तरह से मैनेज किया जाए तो फिर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकते हैं, बेटर सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। और इसी को समझने के लिए थॉमस किलमैन मॉडल दिया गया है जो बताता है कि लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं। साथ ही एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग जैसे स्किल्स हेल्प करते हैं दूसरों को समझने में, जिससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब आगे आपको समझना है मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि डिसएग्रीमेंट को पीसफुली और इफेक्टिवली हैंडल करना। मतलब फाइट को अवॉइड करना नहीं, मतलब फाइट को अवॉइड नहीं करना बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे अगर आप फाइट को अभी अवॉइड कर दोगे तो फिर वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाद में फिर फाइट हो सकता है। लेकिन अगर जो प्रॉब्लम हुई है अगर आप उसको ही सॉल्व कर लेते हो तो फिर फाइट करने का दोबारा मौका नहीं आएगा। और अगर कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर किया जाएगा तो फिर हो सकता है कि वो बढ़ सकता है, और अगर अग्रेसिवली हैंडल किया जाएगा तो फिर रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो इसीलिए बैलेंस अप्रोच जरूरी है। अब कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना इतना जरूरी है क्यों? क्योंकि इससे टेंशन कम होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। अब आगे आपको समझना है थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स। तो ये मॉडल जो है वो 2 फैक्टर पर बेस्ड है। तो पहला है असर्टिवनेस। इसका मतलब होता है कि आप अपनी बात को कितनी स्ट्रांगली रखते हो। दूसरा है कोऑपरेशन, मतलब दूसरों की बात कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 5 स्टाइल्स बनते हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है कॉम्पिटिंग स्टाइल। इस स्टाइल में व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपनी बात को मनवाना चाहता है। इसमें हाई असर्टिवनेस होता है और लो कोऑपरेशन होता है। मतलब अपनी बात को तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रखा जाता है और दूसरों की बात को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिंग स्टाइल। और यहाँ पर फोकस होता है कि मुझे जीतना है, दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है। और ये यूजफुल भी हो सकता है किस केस में? अगर कोई इमरजेंसी का सिचुएशन हो या फिर क्विक डिसीजन लेना हो तो ये यूजफुल भी हो सकता है। सेकंड है अवॉइडिंग स्टाइल। तो इस स्टाइल में क्या होता है कि पर्सन कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करता है। इसमें लो असर्टिवनेस होता है और लो कोऑपरेशन होता है। मतलब अपनी बात को उतना ही स्ट्रांगली नहीं रखा जाता है और ना ही दूसरों की बात को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मतलब इग्नोर किया जाता है। मतलब यहाँ व्यक्ति सोचता है कि मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। और ये भी यूजफुल हो सकता है कब? जब कोई छोटा मुद्दा हो, बहुत ही स्मॉल इशू हो, या फिर टाइम चाहिए अगर आपको सोचने के लिए, तो छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना। ये सारा कुछ एग्जाम्पल है इसका। थर्ड है अकोमोडेटिंग स्टाइल। इस स्टाइल में पर्सन दूसरों की बात को मान लेता है। तो इसमें लो असर्टिवनेस होता है और हाई कोऑपरेशन होता है। मतलब आप अपनी बात को स्ट्रांगली नहीं रखते हो और दूसरे की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। मतलब यहाँ फोकस होता है कि रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल। इसमें दोनों साइड्स थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मतलब मीडियम असर्टिवनेस और मीडियम कोऑपरेशन। और यहाँ पर फोकस होता है हाफ वे सॉल्यूशन में, मतलब आधा आधा सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। फिफ्थ है कोलैबोरेटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है, पर्सन जो है वो दोनों लोग जो है वो साथ साथ काम करते हैं सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, जिससे सभी लोग जो है वो सेटिस्फाई हो सके। और इसमें असर्टिवनेस और कोऑपरेशन दोनों ही हाई होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्टाइल है क्योंकि इसमें कंप्लीटली पूरी तरीके से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल, टीम मेंबर डिस्कस एंड फाइंड अ सॉल्यूशन दैट बेनिफिट्स एवरीवन। अब आगे आपको समझना है रोल ऑफ एम्पैथी इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना और महसूस करना। तो जब किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है तो लोग अक्सर सिर्फ अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरों की बात को या फिर फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। और यही वजह होती है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई पर्सन जो है वो एम्पैथी दिखाता है तो वो पहले यह समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला व्यक्ति क्यों अपसेट है, वह क्यों महसूस कर रहा है, मतलब वो क्या महसूस कर रहा है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। और एम्पैथी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने में बहुत मदद करता है क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ये महसूस हो जाता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसे समझाया जा रहा है, तो उसका गुस्सा कम हो जाता है।
और इससे कम्युनिकेशन बेहतर होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। एम्पैथी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को भी बढ़ाती है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देने लगते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो अगर कोई दोस्त गुस्से में है और आप तुरंत आर्ग्यू करने लगते हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी सिचुएशन समझकर शांत तरीके से बात करते हो तो समस्या जल्दी हल हो सकता है, मतलब जल्दी सॉल्व हो सकता है। इसीलिए एम्पैथी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो लोगों को जोड़ने और रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। अब आगे आपको लिखना रोल ऑफ पर्सपेक्टिव टेकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो पर्सपेक्टिव टेकिंग का मतलब होता है किसी सिचुएशन को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखना। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हर व्यक्ति अपनी बात को सही मानता है और दूसरे की बात को गलत समझता है। इसी कारण से डिसएग्रीमेंट बढ़ता है, लेकिन पर्सपेक्टिव टेकिंग हमें यह समझने में मदद करता है कि सामने वाला व्यक्ति किस एंगल से सोच रहा है और उसकी सोच गलत है क्यों, या फिर उसकी सोच सही क्यों है, या फिर उसकी सोच अलग क्यों है। मतलब जब हम दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ज़्यादा ओपन माइंडेड बनते हैं और हमारा बायसनेस जो है वो कम हो जाता है। इससे हम सिचुएशन को ज़्यादा क्लियरली और फेयरली देख पाते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग डिसीजन मेकिंग को भी बेहतर बनाता है क्योंकि सिर्फ हम अपनी नहीं बल्कि दोनों साइड्स को ध्यान में रखकर सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। अब आगे आपको समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग तीनों ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हेल्थी रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये स्किल्स कॉन्फ्लिक्ट को शांत और सही तरीके से रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। जब लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज किया जाए तो सिचुएशन कंट्रोल में रहती है और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग इस प्रोसेस को और मजबूत बनाते हैं क्योंकि ये हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की फीलिंग्स और पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने में हेल्प करते हैं। और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। जब लोग जो है वो एक दूसरे को समझने लगते हैं तो उनके बीच ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा ये स्किल्स जो है वो स्ट्रेस और टेंशन को भी कम करने में हेल्प करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर जो है वो इमोशनल प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन जब व्यक्ति सिचुएशन को कामली हैंडल कर लेता है और दूसरों को समझने की कोशिश करता है तो स्ट्रेस कम हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग ना केवल पर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हैं बल्कि सोशल और प्रोफेशनल सक्सेस में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब आपको लिखना है कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स. The Thomas Gilman model provides different styles to handle conflicts. Empathy and perspective taking play a key role in understanding others and finding peaceful solutions. Together they help in creating harmony and cooperation in society. मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लाइफ का एक नॉर्मल सा हिस्सा है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस गिलमैन मॉडल हमें सिखाता है कि अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट, मतलब ये हमें सिखाता है कि किस तरह अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एम्पैथी और पर्सपेक्टिव टेकिंग जैसे आइडियाज या फिर थ्योरी जो है वो दूसरों की फीलिंग्स को, आइडियाज को समझने में हेल्प करती है। और जब इन सभी स्किल्स को हम एक साथ यूज करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स को ना केवल हम खत्म करते हैं बल्कि उन्हें पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। और फिर ये स्किल्स हमें एक बेहतर कम्युनिकेटर्स और एक बेहतर इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब बनने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 है, एक्सप्लेन सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, इन डेली लाइफ अ पर्सन नीड्स टू कंट्रोल देयर थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस टू अचीव सक्सेस एंड मेंटेन बैलेंस. सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट हेल्प अ पर्सन टू स्टे डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. These skills also help in achieving goals and handling stress effectively. तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं होता है बल्कि अपने आप को कंट्रोल करना और मैनेज करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। डेली लाइफ में हम इमोशंस को फील करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, स्ट्रेस होता है। तो अगर हम इन सब को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर दो इम्पॉर्टेंट स्किल्स का रोल आता है। पहला है सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करना ही सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। और सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो। और दोनों मिलकर इंसान को डिसिप्लिन, फोकस्ड और सक्सेसफुल बनाते हैं। अब आगे आपको समझना है मीनिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करना। मतलब सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप अपना रिएक्शन कंट्रोल कर पाओ। अगर आपको गुस्सा आता है और आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते बल्कि कंट्रोल करते हो तो फिर ये सेल्फ रेगुलेशन है। और इसमें एंगर को कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना, फोकस को मेंटेन करना, ये सारा कुछ आता है। जैसे सेल्फ रेगुलेशन का अगर एग्जांपल से समझें तो स्टूडेंट जो है अगर फोन यूज करना चाहते हैं और अभी एग्जाम आने वाला है तो फिर वो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और एग्जाम के लिए स्टडी कंटिन्यू करते हैं, तो फिर ये उनका सेल्फ रेगुलेशन है। अब है मीनिंग ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है अपनी लाइफ, टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना। यहाँ पर फोकस है कि
मतलब कोई इंसान अपने काम को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, इसी को बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे प्लानिंग, डिसिप्लिन, टाइम का प्रॉपर यूज, ये सारा कुछ इसमें आता है। उसके बाद है फोर्थ, गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग का क्या मतलब होता है, आप सब जानते होंगे, कभी ना कभी गोल को तो सेट किया ही होगा। तो गोल सेटिंग का मतलब होता है क्लियर टारगेट डिसाइड करना, मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या गोल्स हैं आपके जिसे आप अचीव करना चाहते हो। तो अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो एफर्ट भी आप डायरेक्शनलेस ही लगाओगे, लेकिन अगर गोल क्लियर है तो फिर आप जो एफर्ट लगाओगे वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाओगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स हैं क्या, मतलब एकदम क्लियर, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए, तो गोल को आप अचीव कर पाओगे। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो फिर इससे मोटिवेशन बढ़ता है, फोकस मेंटेन होता है और प्रोग्रेस मेजर होता है। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट को समझना है। टाइम मैनेजमेंट होता है क्या, तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूज करना। जैसे अगर आप दिन भर बैठकर फोन यूज करते हो और बेकार का स्क्रॉलिंग करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, तो ये टाइम का मैनेजमेंट है, बट गलत तरीके से। अगर कभी भी आपने नोटिस किया कि आप टाइम मैनेजमेंट का अगर कुछ रूल्स बनाते हो, तो क्या रूल्स में ऐसा डालते हो, मतलब क्या आपको फॉलो करना है, इसमें लिखते हो 8 घंटा फोन चलाना है, 10 घंटा टीवी भी देखना है, और उसके बाद बचा हुआ टाइम में घूमने भी जाना है। ऐसा कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाते होगे 10 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा खेलना है, 1 घंटा टीवी देखना है ना। तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा लोग अच्छा ही बनाते हैं, बस फॉलो करने में ही प्रॉब्लम आती है। तो सभी के पास 24 घंटे होते हैं, बस डिफरेंस होता है यूज का, कि आप उसको कैसे यूज करते हो। तो अगर टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो टाइम को यूज करना सीखो। टाइम टेबल बनाओ और सीखो कि क्या प्रायोरिटीज है आपकी लाइफ में, उसको सेट करो और उसको कंप्लीट करो सबसे पहले। और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना सीखो। जैसे-जैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते जाओगे, वैसे-वैसे वो खुद ब खुद अवॉइड होते जाएँगे। आपको फिर वापस से एफर्ट्स भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अब आपको समझना है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रेशर को हैंडल करना। मतलब आप किसी भी तरीके का सिचुएशन में अगर फँस गए हो, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। तो स्ट्रेस जो है वो नेचुरल है, बस कंट्रोल ना हो तो फिर प्रॉब्लम बन जाता है। और इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रॉपर स्लीप, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारा कुछ से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब आपको आगे समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये दोनों स्किल्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं, डिसिप्लिन और फोकस बढ़ाते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं और पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। मतलब ओवरऑल इससे लाइफ बेटर हो जाती है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट आर एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस एंड वेलबींग. Goal setting, time management, and stress management help a person to stay organized, focused, and calm. By developing these skills, a person can achieve their goals and live a balanced and healthy life. तो सेल्फ रेगुलेशन आपको कंट्रोल देता है, सेल्फ मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देता है, अगर और गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। और अगर ये स्किल्स डेवलप हो जाए तो इंसान बैलेंस्ड, प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकते हैं। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन गोलमैन्स इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल एंड द रोल ऑफ रेजिलियंस एंड माइंडफुलनेस इन सेल्फ डेवलपमेंट। तो आंसर में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इन टूडेज लाइफ, सक्सेस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस IQ बट ऑल्सो ऑन हाउ वेल अ पर्सन अंडरस्टैंड्स एंड मैनेज इमोशंस. इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प अ पर्सन टू हैंडल इमोशंस, बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड मेक बेटर डिसीजंस. Along with this, resilience and mindfulness are important skills and that support self-development and mental well-being. तो आज के टाइम में सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस यानी IQ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इंसान अपनी इमोशंस को कितना समझता है और कितना कंट्रोल कर पाता है। मतलब अगर किसी को नॉलेज है लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता है या लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाता है, तो वो लाइफ में स्ट्रगल करेगा। साथ ही रेजिलियंस और माइंडफुलनेस जैसे स्किल्स भी ज़रूरी हैं, जो इंसान को स्ट्रॉन्ग, काम और बैलेंस बनाते हैं। तो अब आपको समझना है इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना। ये सिर्फ इमोशन को फील करना नहीं है, बल्कि उसको समझना और सही तरीके से यूज़ करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये बेटर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करता है और बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल से समझे, तो अगर आप गुस्सा को फील करते हो लेकिन रिएक्ट करने से पहले कंट्रोल करते हो, तो फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब आगे आपको समझना है गोलमैन्स इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल। तो डैनियल गोलमैन जो है, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपनी इमोशंस को समझना। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो और क्यों फील कर रहे हो। फिर सेकंड है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। मतलब इमोशन आना नॉर्मल है, लेकिन रिएक्शन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है।
फिर थर्ड है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब होता है कि अंदर से ड्राइव होना गोल्स अचीव करने के लिए, और ये कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए नहीं होता है बल्कि सेल्फ ग्रोथ के लिए होता है। जैसे रेगुलर स्टडी करते रहना, इसीलिए नहीं क्योंकि बाहर वाला आपको कोई रिवॉर्ड दे, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप इम्प्रूव करना चाहते हो। फोर है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना, मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि फील भी करना। फिर फिफ्थ है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का मतलब है लोगों के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट करना, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सारा कुछ इसमें आता है। अब आगे आपको समझना है रोल ऑफ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस का मतलब होता है डिफिकल्टी से रिकवर करना, मतलब लाइफ में फेलियर आ सकते हैं और आते भी हैं, लेकिन गिव अप करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि उसको ओवरकम करना या फिर रिकवर करना उससे काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर है रोल ऑफ माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली अवेयर रहना, मतलब जो मोमेंट अभी चल रहा है उसमें टोटली अवेयरनेस दिखाना, मतलब पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जाना बल्कि करंट मोमेंट पे फोकस करना। अब ये सब का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सारा स्किल्स जो है वो मिलकर लाइफ को बेटर बनाते हैं। इमोशंस इससे मैनेज होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन, गोलमैन्स इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ इमोशंस कैन बी अंडरस्टूड एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली। रेजिलियंस एंड माइंडफुलनेस further support self-development by helping individuals handle challenges and stay mentally strong. Together, these skills lead to a balanced, successful and healthy life. तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाता है इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना, और रेजिलियंस हमें स्ट्रांग बनाता है, फेलियर्स के बाद भी खड़े रहना सिखाता है, और माइंडफुलनेस जो है वो हमें काम और फोकस्ड रहना सिखाता है, मतलब बनाता है। और जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो इंसान जो है बैलेंस, सक्सेसफुल और मेंटली स्ट्रांग हो जाता है। तो ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने टोटल मोस्ट वीवीआई 12 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप रिलैक्स्ड हो जाइए, एग्जाम में आप बहुत अच्छा लिख कर आओगे। बस आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं और एक बार पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी, आपको आंसर को खुद से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। एक दो बार अगर आप पढ़ लोगे तो ईजिली आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखने वाले हो। और अगर वीडियो को एक बार और सुन लेते हो 2x पर भी, तो फिर आपको जो भी पॉइंट्स होगा दिमाग में आ जाएगा अच्छे से, फिर एग्जाम में आपको उस टाइम पर याद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको छोड़कर मत जाइएगा। इतना अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।